नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। 1 अगस्त यानी इतवार के रोज़ से मुल्क भर में कई बदलाव होने वाले हैं। इनका सीधा असर आपकी जेब और ज़िंदगी पर पड़ेगा। बैंक से होने वाले लेन देन इतवार के रोज़ और छुट्टियों के दिन भी हो सकेंगे। RBI ने नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस सिस्टम को 7 दिन चालू रखने का फैसला किया है। यानी अब आपको अपनी सैलरी या पेंशन के लिए हफ्ता और इतवार यानी वीकेंड के गुजरने का इंतज़ार नहीं करना होगा। इसके अलावा छुट्टी वाले दिन आपके अकाउंट से किस्त भी कटेगी। यानी 1 अगस्त से सैलरी, पेंशन और EMI पेमेंट जैसे ज़रूरी ट्रांजैक्शंस के लिए अब वर्किंग डेज का इंतज़ार नहीं करना होगा। ICICI बैंक पैसा निकालने, जमा करने और चेकबुक के चार्ज समेत कई रूल्स में बदलाव करने जा रहा है। आप बैंक की ब्रांच में चेक से सिर्फ 4 बार ही फ्री पेमेंट लेन देन कर सकेंगे। 4 बार से ज़्यादा रकम जमा करने या निकालने पर हर बार आपको 150 रुपये का चार्ज देना होगा। ATM के ज़रिए आप 6 मेट्रो शहरों में महीने में 3 बार फ्री ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। इसके सिवाय दूसरे शहरों में 5 ट्रांजैक्शन फ्री हैं। इसके ऊपर ट्रांजैक्शन करने पर चार्जेस देने होंगे। चार्जेस के तौर पर आपको मेट्रो शहरों में 20 रुपये और दूसरे शहरों में 8.5 रुपये हर ट्रांजैक्शन पे देने होंगे। 1 अगस्त से ATM की इंटरचेंज फीस 15 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये हो जाएगी, जबकि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर भी पेमेंट 5 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये हो जाएगी। बैंक ग्राहकों की सहूलत के लिए जगह जगह ATM लगाते हैं। दूसरे बैंकों के ग्राहक भी इन मशीनों से पैसे निकालते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं। हर बैंक ने बिना किसी पेमेंट के ट्रांजैक्शन की हद तय की हुई है। उससे ज़्यादा लेन देन करने पर ग्राहकों से फ़ीस ली जाती है। इसी को इंटरचेंज फ़ीस कहते हैं। 1 अगस्त से इंडियन पोस्ट पेमेंट यानी IPPB की डोर स्टेप बैंकिंग सहूलत के लिए पेमेंट देना होगा। IPPB के मुताबिक अब हर बार स्टैम्प बैंकिंग सहूलत के लिए 20 रुपये प्लस GST देना होगा। अब तक डोर स्टेप बैंकिंग के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता था। इसके अलावा किसी ग्राहक को पैसे ट्रांसफ़र करने और मोबाइल पेमेंट के लिए भी 20 रुपये प्लस GST देना होगा। IPPB के खाते या किसी और बैंक के ग्राहक के खाते में मनी ट्रांसफ़र के लिए भी यही चार्जेस देना होगा। हर महीने की पहली तारीख को मरकज़ी हुकूमत LPG सिलेंडर की नई कीमत का ऐलान करती है। पिछले महीने हुकूमत ने 14.2 kg वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 25 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी की थी। अब देखना होगा कि कल इसमें इजाफा होता है या कमी होती है। अगस्त में अगर आपका बैंक में कोई काम है तो जल्द से जल्द निपटा लें, नहीं तो परेशानी हो सकती है, क्योंकि अगस्त में बैंकों में 15 रोज़ कामकाज नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि महीने में 2 हफ्ते हैं, यानी 2nd सैटरडे और 4th सैटरडे, और 5 इतवार को बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा RBI ने अगस्त में मुल्क के लिए अलग अलग रियासतों में बैंकों के लिए 8 छुट्टियां तय की हैं। बैंक 13, 14, 15 और 16 अगस्त को लगातार 4 दिन बंद रहेंगे। 13 अगस्त को छुट्टी है। ये मणिपुर में एंग्लो मणिपुर जंग की याद में मनाया जाता है। 14 अगस्त को दूसरा हफ्ता है। 15 अगस्त को इतवार है जो इंडिपेंडेंस डे भी है, इसकी छुट्टी रहेगी। 16 अगस्त को पारसी न्यू ईयर के मौके पर बैंक हॉलीडे है। 19 और 20 अगस्त को मुहर्रम है। 21 को तिरुवनम है जिसे कोची और तिरुवनंतपुरम में मनाया जाता है। 22 को इतवार है। 23 को श्री नारायण गुरु जयंती के मौके पर बैंक बंद होंगे। 28 अगस्त को हफ्ता, 29 को इतवार, 30 और 31 को कृष्णा जन्माष्टमी की वजह से बैंक में कामकाज नहीं होगा। मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी के दौरान मरकज़ी हुकूमत ने एतराफ़ किया है कि इसके ज़ेरे इंतज़ाम वजारतों और महकमों में 8 लाख से ज़्यादा ओहदे खाली पड़े हैं। ख्याल रहे कि मुल्क में कोरोना बहरान के सबब बड़ी तादाद में लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जानिब से लगातार इस मसले पर हुकूमत को निशाना बनाया जा रहा है। पार्लियामेंट के मानसून सेशन के दौरान वज़ीर ममलिकत बराए अमला व तरबियत जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में खाली पड़े ओहदों की मालूमात फराहम की। एक न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर मौसूफ ने अपने जवाब में कहा कि 1 मार्च 2020 की सूरत हाल के मुताबिक मरकज़ की तमाम वजारतों और महकमों में मजमूई तौर पर 8,72,243 ओहदे खाली पड़े हुए। मरकज़ी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि मरकज़ी हुकूमत की तमाम वजारतों और महकमों में 1 मार्च 2020 को कुल मंजूर शुदा ओहदों की तादाद 40,04,941 है, जबकि उनमें से 31,32,698 पर ही तकर्रुरियाँ हुई हैं, जबकि 8,72,000 ओहदे खाली पड़े हुए हैं।
मरकजी वजीर ने इस दौरान हुकूमत की 3 भर्ती करने वाली एजेंसियों की जानिब से की गई भर्ती का भी ब्यौरा पेश किया। उन्होंने कहा कि माली साल 2016-17 से 2020-21 के दरमियान यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने जुमला 25,267, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 2,14,601 और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 2,04,945 अफराद को मुलाजमत फराहम की। एक तरफ जहां मरकज़ के इतने बड़ी तादाद में ओहदे खाली पड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ मुल्क में बेरोज़गारी उरूज पर है। प्राइवेट थिंक टैंक CMIE की बेरोजगारी की शरह के माहाना आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2021 के अवाइल से ही मुल्क बेरोजगारी के बहरान से दो चार है। मिजोरम और आसाम के दरमियान सरहदी तनाज़े को लेकर हुए तशद्दुद के वाक़े में शिद्दत आती जा रही है। अब दोनों रियासतों ने एक दूसरे के अफसरान के खिलाफ केसेस दर्ज किए हैं। मिजोरम ने आसाम से एक कदम आगे बढ़ते हुए आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा और आसाम पुलिस के 4 आला अफसरान के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये केस मिजोरम पुलिस ने कोला सब जिले के वेरंगते नगर के बाहरी हिस्से में हुए तशद्दुद के मामले में दर्ज किए। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिजोरम के पुलिस डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर जॉन एन ने बताया कि उन तमाम लोगों के खिलाफ कत्ल की कोशिश और मुजरिमाना साजिश समेत कई दीगर इल्ज़ामात के तहत केसेस दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आसाम पुलिस और मिजोरम पुलिस के बीच हुई पुरतशद्दुद झड़पों के बाद ये FIR दर्ज हुई है। वाज़ेह है कि इससे कबल इस मामले में आसाम पुलिस ने 200 अनजान अफराद के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वाज़ेह है कि इससे कबल आसाम पुलिस ने कोला सब जिले के पुलिस सुपरिंटेंडेंट और डिप्टी कमिश्नर समेत मिजोरम हुकूमत के 6 अफसरान को धुलाई थाने में पीर तक पेश होने के लिए समन जारी किए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक आसाम पुलिस ने उन अफसरान को 28 जुलाई को ही समन जारी कर दिए थे। वाज़ेह है कि समन जारी होने से 2 दिन पहले कुचार जिले के लैलापुर में आसाम और मिजोरम पुलिस के बीच खूनी झड़प हुई थी, जिसमें आसाम पुलिस के 6 अहलकार और एक मकामी शहरी हलाक हो गया था। इस वाक़े में 50 से ज़्यादा अफराद जख्मी हो गए थे। आसाम मिजोरम सरहद पर तशद्दुद आमेज़ तसाद के बाद दोनों रियासतों के दरमियान हालात अब भी कशीदा हैं। दोनों रियासतों की हुकूमतों ने एक दूसरे के खिलाफ सख्त इक़दाम भी किए हैं और मिजोरम पुलिस ने तो आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ भी केस दर्ज किया। इस दरमियान कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने मरकज़ की मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि न कौमी सरहद महफूज न रियासती सरहद, तनाज़ात व फसादात को हमारे मुल्क की पाकीज़ा ज़मीन में बीज की तरह बोया जा रहा है। इसका नतीजा भयानक है और होगा। काबिल ज़िक्र है कि मिजोरम हुकूमत का इल्ज़ाम है कि सरहद तनाज़े की शुरुआत आसाम से हुई। आसाम की जानिब से पहली फायरिंग की गई, जिसके बाद मिजोरम पुलिस ने जवाब दिया। दूसरी तरफ मिजोरम के वज़ीर आला जोरम थगना का कहना है कि आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा उनके भाई की तरह है और इस तनाज़े को वो पुरअमन तरीके से हल कर लेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि पुलिस अफसर एक भारत श्रेष्ठ भारत के अलंबरदार है, इसलिए उनके हर काम में कौम सबसे पहले के जज्बे की अक्कासी होनी चाहिए। आज हैदराबाद पुलिस अकेडमी में ज़ेरे तरबियत इंडियन पुलिस सर्विसेज के ट्रेनी से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि आपको हमेशा याद रखना होगा कि आप एक भारत श्रेष्ठ भारत के अलंबरदार हैं, इसलिए आपकी हर एक्शन, आपकी हर सरगर्मी में कौम सबसे पहले, हमेशा पहले का जज्बा झलकना चाहिए। उन्होंने ट्रेनी अफसरान से कहा कि वो ऐसे वक्त में पुलिस सर्विसेज में शामिल हो रहे हैं जब मुल्क में हर मैदान और हर सतह पर तब्दीली की लहर जारी है। उन्होंने कहा कि आपके करियर के आने वाले 25 साल हिंदुस्तान की तरक्की के सबसे अहम 25 साल भी होने वाले हैं, लिहाजा आपकी तैयारी, आपका मिजाज इस बड़े हदफ के मुताबिक होना चाहिए। आपको 1930 की दांडी यात्रा की याद दिलाना चाहता हूं। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दम पर अंग्रेजी शासन की नींव हिला देने की बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि जब साधन न्यायपूर्ण और सही होते हैं तो भगवान भी साथ देने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। साथियों, एक छोटे से जत्थे को साथ लेकर महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से निकल पड़े थे। एक एक दिन बीतता गया और जो लोग जहां थे वो नमक सत्याग्रह से जुड़ते चले गए। 24 दिन बाद जब गांधी जी ने दांडी में अपनी यात्रा पूरी की तो पूरे देश
एक प्रकार से पूरा देश उठ करके खड़ा हो गया था। कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, पूरा हिंदुस्तान चेतनवंत हो चुका था। उस मनोभाव को याद करना, उस इच्छा शक्ति को याद करिए। इसी ललक ने, इसी एकजुटता ने भारत की आजादी की लड़ाई को सामूहिकता की शक्ति से भर दिया था। परिवर्तन का वही भाव, संकल्प में वही इच्छा शक्ति आज देश आप जैसे युवाओं से मांग रहा है। 1930 से 1947 के बीच को 1930 की 3 महीने बाद एक बार फिर हिंदुस्तान और चीन के बीच आज कोर कमांडर लेवल की 12वें दौर की बातचीत शुरू हो चुकी है। ये मीटिंग चीन के मोल्डा में हो रही है। इस बातचीत में हिंदुस्तान और चीन हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा हाइट्स इलाके से फौज हटाने के मुद्दे पर बातचीत करेगा। दोनों मुल्कों के बीच पिछले साल अप्रैल से ईस्ट लद्दाख के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के जो हालात बने थे वो कायम हैं। दोनों मुल्क की फौजों के बीच पेंगोंग झील के किनारे समेत कई जगहों से डिसएंगेजमेंट हुआ है, लेकिन कुछ हिस्सों को लेकर अभी भी तनाव बना हुआ है। इससे पहले तनाज़ा खत्म करने के लिए चीन ने 26 जुलाई को बातचीत की तजवीज़ रखी थी। हिंदुस्तान ने कारगिल विजय दिवस के चलते इसे आगे बढ़ा दिया था। इससे पहले दोनों मुल्कों के बीच कोर कमांडर लेवल की 11वें दौर की बातचीत 9 अप्रैल को LAC के हिंदुस्तानी सरहद की जानिब चुशुल में हुई थी। जुनूबी जिला पुलवामा के दाछी गांव जंगली इलाके में एक मुसल्लह तसादुम के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 जंगजुओं को हलाक किया। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि जिले पुलवामा के दाछी गांव जंगली इलाके में हफ्ते की सुबह होने वाले एक मुसल्लह तसादुम के दौरान 2 जंगजुओं को हलाक किया गया। उनका मजीद कहना था कि महलूक जंगजू की शिनाख्त मालूम की जा रही है। नेज़ इलाके में ऑपरेशन जारी है। सरकारी ज़राए ने बताया कि जिले पुलवामा के दाछी गांव जंगली इलाके में जंगजुओं की मौजूदगी से मुताल्लिक़ खुफिया इत्तला मिलने पर जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज की राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF ने हफ्ते की अली सुबह मज़कूरा इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने बताया कि एक मुश्तबा जगह की जानिब पेशकदमी के दौरान वहां मौजूद जंगजुओं ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की, जिसके बाद तरफेन के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर तसादुम शुरू हुआ। सरकारी ज़राए ने बताया कि मुहासरे में फंसने वाले जंगजुओं को खुद सुपुर्दगी इख्तियार करने की पेशकश की गई, जो उन्होंने मुस्तरद कर दी। उन्होंने मजीद बताया कि आखिरी इत्तलात मिलने तक मुसल्लह तसादुम में 2 जंगजुओं को मारा जा चुका था, जिनकी लाशें बरामद की गई। बिहार में नक्सलियों के एक ग्रुप ने हफ्ते की सुबह पटना कोलकाता लाइन पर वाक़े एक रेलवे स्टेशन पर हमला किया और स्टेशन मास्टर को तकरीबन आधे घंटे तक यरगमाल बनाकर रखा। नक्सलियों ने स्टेशन की इमारत को भी बम से उड़ाने की धमकी दी। चौरा रेलवे स्टेशन की घेराबंदी के सबब रेलवे लाइन पर 4 घंटे से ज़्यादा वक्त तक रेल की आमद-ओ-रफ्त मुतासिर रही। काबिल ज़िक्र है कि ये नक्सल मुतासिर इलाका जमुई ज़िले में आता है। खबरों के मुताबिक पुलिस की वर्दी में नक्सली सुबह तकरीबन 6 बजे चौरा स्टेशन पहुंचे और स्टेशन मास्टर विनय कुमार की कैबिन में घुस गए। उन्होंने विनय कुमार को ऑपरेशन रोकने का हुक्म दिया, क्योंकि वो इलाके में नक्सली हफ्ता मना रहे थे। स्टेशन पर मौजूद एक मुलाजिम ने नाम ना शाया करने की शर्त पर बताया कि जब स्टेशन मास्टर ने उनसे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने खुद को नक्सली बताया और अपने असलाह निकाल लिए। मुलाजिम का कहना है कि रेलवे स्टेशन पर मौजूद बेशतर अफसरान हैरान रह गए। ये एक मुश्किल लम्हा था जब उन्होंने स्टेशन अहाते के अंदर मुसल्लह नक्सलियों को देखा। कुछ वक्त बाद हालांकि स्टेशन मास्टर विनय कुमार समेत दीगर अफसरान वहां से भागने में कामयाब रहे। जमुई के सुपरिंटेंडेंट प्रमोद कुमार मंडल ने इस वाक़े की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि हमने रेलवे ट्रैक और रेलवे स्टेशन समेत पूरे इलाके में तलाशी मुहिम शुरू की है और फिर रेलवे अफसरान को इस रास्ते पर आमद-ओ-रफ्त फिर से शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी। बताया जाता है कि रास्ते में मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों पर हमगरी एक्सप्रेस जैसी अहम ट्रेनों को रोक दिया गया था, लेकिन अब सब ठीक है। पुलिस और CRPF अफसरान ने पूरे इलाके की जांच की और हरी झंडी देने के बाद रेल की आमद-ओ-रफ्त को मामूल के मुताबिक फिर से शुरू किया गया। साबिक मरकजी वजीर और वेस्ट बंगाल की आसनसोल सीट से दूसरी बार BJP MP बाबुल सुप्रियो ने सियासत से संन्यास ले लिया। उन्होंने हफ्ते को सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखकर सियासत छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो 1 महीने के अंदर अपने रुकने पार्लियामेंट के ओहदे से इस्तीफ़ा देकर
उन्हें मिला सरकारी घर भी खाली कर देंगे। पिछले कुछ दिनों से उनकी सियासत से संन्यास लेने के कयास लगाए जा रहे थे। वो सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट लिखकर ये इशारा दे रहे थे। बाबुल सुप्रियो ने अपने फेसबुक अकाउंट पर बंगला में सियासत से संन्यास लेने का ऐलान किया है। महकमे मौसमियात ने वेस्ट मध्य प्रदेश और ईस्ट राजस्थान में हफ्ता और इतवार को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मुल्क के ईस्टर्न हिस्से में मानसून के आगे बढ़ने के साथ ही वेस्ट बंगाल के ऊपरी हिस्से में दबाव का इलाका बन गया। इससे वेस्ट की जानिब झारखंड और बिहार की तरफ बढ़ने के आसार हैं। इससे इन रियासतों में वीकेंड में भारी बारिश होगी। स्काईमेट की रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट उत्तर प्रदेश में भी कम दबाव का एरिया बना हुआ है और अगले 3 दिनों में यहाँ भारी बारिश होगी। साउथ दिल्ली के IIT फ्लाईओवर के पास वाली रोड में हफ्ते के रोज़ दोपहर कुएं जैसा गड्ढा हो गया। यहाँ अचानक सड़क ज़मीन में धंस गई। इससे वहाँ ट्रैफिक जाम जैसे हालात बन गए। बताया जा रहा है कि गड्ढा 10 से 15 फीट चौड़ा है। वहीं जयपुर में जुमे के रोज़ 1.9 mm पानी बरसा। महकमे मौसमियात का दावा है कि अगले 4 से 5 दिन मानसून एक्टिव रहेगा। ज़िले में अब तक नॉर्मल बारिश 249.10 mm के मुकाबले 157.05 mm पानी बरस चुका है। मध्य प्रदेश के जिले भिंड में हफ्ते की सुबह उस वक्त एक बड़ा हादसा पेश आया जब जिले जेल की एक खस्ताहाल दीवार मूसलाधार बारिशों की वजह से के दौरान भरभरा कर गिर गई। इससे बैरक नंबर 6 में कैद 22 कैदी जख्मी हो गए, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। जेल जराये ने कहा कि सुबह तकरीबन 5:30 बजे जेल की एक बैरक की दीवार अचानक गिर गई। जिस वक्त हादसा पेश आया, बैरक नंबर 6 में जुमला 64 कैदी मौजूद थे। ताहम उनमें से 22 कैदी मलबे की जद में आ गए। जख्मी होने वाले तमाम कैदियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जबकि 2 कैदियों को संगीन हालत के पेश नज़र ग्वालियर के लिए मुंतकिल किया गया। ख्याल रहे कि जिले में 2 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है। समझा जा रहा है कि जेल अहाते की इमारत पुरानी होने की वजह से उसकी दीवार गिरी है। जाए वाक़े शहर के कोतवाली थाने इलाके में वाक़ है और इतला मिलने पर जेल और ज़िला कलेक्टर, SP और तमाम आला अफसरान मौके पर पहुंचे और हालात का जायज़ा लिया। जेल के मुताबिक सुबह तकरीबन 5 बजे बैरक नंबर 7 का प्लास्टर गिरने लगा था। इसकी इत्तला फौरी तौर पर आला अफसरान को दी गई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही बैरक नंबर 6 की दीवार और छत भरभरा कर गिर गई। ये दीवार 150 साल पुरानी थी। भिंड के SP और कलेक्टर ने बताया कि भिंड जेल में जुमला 255 कैदी बंद है और सभी पूरी तरह महफूज हैं। सिर्फ 22 कैदी जख्मी हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल पूरे मामले की जाँच की जा रही है। महाराष्ट्र के पालघर में एक ऐसा मामला सामने आया जो फेमस कहावत जाखो राखे साया मार सके ना कोई का की ठीक मिसाल माना जा सकता है। पालघर के विरार इलाके के इस वाक़े का वीडियो भी कैमरे में कैद हो गया। यहाँ ग्राहक का इंतजार कर रहे एक ऑटो रिक्शा पर नारियल का भारी भरकम पेड़ गिर गया, लेकिन ऑटो में बैठे ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ। ऑटो ड्राइवर पालघर के विस्वा रिसोर्ट में ग्राहक को लेने के लिए आया था। ड्राइवर ने ऑटो जहाँ खड़ा किया उसके ठीक बगल में नारियल का एक बड़ा सा पेड़ था। ऑटो खड़ा करते ही पेड़ अचानक उसके ऊपर गिर पड़ा। इससे ऑटो 2 हिस्सों में बंट गया, लेकिन उसके अंदर बैठे ड्राइवर को जरा सी खरोंच तक नहीं आई। पेड़ गिरने वाली जगह और ड्राइवर के बीच कुछ सेंटीमीटर की ही दूरी थी। ऑटो 2 से 3 इंच भी पीछे होता तो ड्राइवर का उसकी चपेट में आना तय था। इस वाक़े के बाद रिसोर्ट के बाहर लोग कैमरे में ये पूरा वाक़या रिसोर्ट के बाहर लगे कैमरे में कैद हो गया। इसे 26 जुलाई की शाम 4 बजे का बताया जा रहा है। हादसे में ऑटो रिक्शा बुरी तरह से तबाह हो गया। वीडियो देखने के बाद रिसोर्ट के मालिक ने रिक्शा ड्राइवर को 6,000 रुपये की माली मदद दी। टोक्यो ओलंपिक में हफ्ते का दिन हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। बैडमिंटन स्टार PV सिंधु सेमीफाइनल में हार गई। वहीं वुमेन बॉक्सर पूजा रानी मेडल उनका पक्का नहीं बना सकी। तीरंदाज अतुल दास भी मेडल राउंड में नहीं पहुंच सकी। हालांकि वुमेन्स हॉकी टीम तारीख रचने में कामयाब रही। हिंदुस्तान ने अपने आखिरी पूल मैच में साउथ अफ्रीका को हराया। इसके बाद एक दीगर मैच में ब्रिटेन की आयरलैंड पर जीत से हिंदुस्तानी टीम अपने पूल में चौथे मुकाम पर रहते हुए फाइनल 8 में पहुंच गई। वुमेन्स हॉकी टीम पहली बार ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। वुमेन्स हॉकी टीम ने ग्रुप A के अपने आखिरी मैच में साउथ अफ्रीका को 4-3 से हरा दिया। उत्तराखंड के हरिद्वार के छोटे से गांव रोशनाबाद की रहने वाली वंदना कटारिया ने मैच में 3 गोल दाकर तारीख रच दी है। वो ओलंपिक मैच में गोल की हैट्रिक लगाने वाली हिंदुस्तान की पहली खातून हॉकी खिलाड़ी बन गई। उनके गोल की बदौलत हिंदुस्तान के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीद बरकरार है। 29 साल की वंदना पहले
खो खो प्लेयर बनना चाहती थी, लेकिन रनिंग स्पीड अच्छी होने की वजह से हॉकी खेलना शुरू किया। 2005 में उनके पास हॉकी की ट्रेनिंग के लिए पैसे नहीं थे। इसके बाद वंदना के वालिद नाहर सिंह कटारिया ने किसी तरह उधार लेकर पैसों का इंतजाम किया और अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने में मदद की। टोक्यो ओलंपिक से 3 महीने पहले अप्रैल में नाहर सिंह का इंतकाल हो गया। इसके बाद वंदना ने उनकी याद को ही अपनी एक इंस्पिरेशन बनाया। वालिद के लिए ओलंपिक मेडल जीतने को ही अपनी ज़िंदगी का एक वाहिद निशाना बना लिया। अब बात मेंस हॉकी की। हिंदुस्तानी टीम ने पूल ए के आखिरी मैच में जुमे के रोज़ मेज़बान जापान को 5-3 से रौंद दिया। जापान की टीम इस ग्रुप की सबसे कमज़ोर टीम थी और अब वो ओलंपिक से बाहर हो गई है। पूल राउंड में हिंदुस्तान ने 4 मैच जीते। ये 49 साल में पहली बार है जब टीम इंडिया ग्रुप स्टेज में 4 मैच जीती है। हिंदुस्तान ने इस दौरान जापान के अलावा न्यूजीलैंड, स्पेन और अर्जेंटीना को हराया। क्वार्टर फाइनल में हिंदुस्तान का ग्रेट ब्रिटेन से मुकाबला होगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया से हिंदुस्तान को 7-1 से हार का सामना करना पड़ा था। अर्जेंटीना की टीम रियो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट रही है। हिंदुस्तान अपने ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे मकाम पर रहा। दोनों ग्रुप से टॉप 4 टीमें अगले राउंड में पहुंचेगी। पूल ए से ऑस्ट्रेलिया, हिंदुस्तान, अर्जेंटीना और स्पेन ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। वहीं पूल बी में बेल्जियम, नीदरलैंड्स, ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी ने क्वालिफाई किया है। आलमी वबा कोरोना को शिकस्त देकर रूबह सेहत होने वाले अफराद को जहां ब्लैक फंगस से मुकाबले का सामना है, वहीं उनमें डेंगू के अलामात भी पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसे मरीजों में प्लेटलेट्स तेजी के साथ कम हो रहे हैं। कोविड से मुतासर होने के बाद सेहतमंद होने वाले अफराद में डेंगू की वजह से तशवीश पाई जाती है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 2 हफ्तों के दौरान इस तरह के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। तेज़ बुखार आ रहा है और उसके साथ ही प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। ऐसे मरीजों के हॉस्पिटल से रुजू होने पर डॉक्टर्स एहतियाती तौर पर उनके RT-PCR और दूसरे टेस्ट भी कर रहे हैं, जिसकी मदद से डेंगू से मुतासिर होने की तस्दीक हो रही है। सरकारी दवाखानों के मुकाबले शहर के खानगी दवाखानों में इस तरह के मरीजों की तादाद ज़्यादा देखी जा रही है। ऐसे मरीजों को ऑब्जर्वेशन में रखकर उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि पोस्ट कोविड के साथ साथ इस वक्त ताज़ा तौर पर कोरोना से मुतासिर मरीजों के डेंगू से भी मुतासिर होने की सूरत में ये ख़तरनाक साबित हो सकता है। हैदराबाद के हाईटेक सिटी से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स जो पहले ही कोरोना से मुतासिर हुआ था, पिछले 10 दिनों से शदीद बुखार से मुतासिर था और वो इलाज के लिए खानगी हॉस्पिटल से रुजू हुआ, जहां उसका दोबारा कोरोना का टेस्ट किया गया। रिपोर्ट मनफी आई, उसे दवा देकर भिजवा दिया गया। उसके बाद भी उसकी तबीयत में बेहतरी नहीं आई और तबीयत और बिगड़ गई। अरकान ख़ानदान दोबारा उसे लेकर हॉस्पिटल से रुजू हुए। टेस्ट पर मालूम हुआ कि उसके प्लेटलेट्स गिर गए हैं। उसे 3 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया और इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। मौसम बरसात में डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया जैसे मौसमी अमराज आम बात है, लेकिन इन हालात में कोरोना से मुतासिर होने वालों या उससे रूबह सेहत होने वालों पर डेंगू का हमला हो रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक एक साथ कोरोना और डेंगू 2 इन्फेक्शन से मुतासिर होने वालों को इन्फेक्शन मरीज के तौर पर निशानदही करते हुए उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर्स का मानना है कि ऐसे मरीजों में प्लेटलेट्स एक साथ 10,000 से भी कम हो जाने का खदशा है। कोई इन्फेक्शन से मुतासरा मरीजों के जिस्मानी आज़ा पर उसके शदीद असरात पड़ सकते हैं। ऐसे मरीजों को लंग्स, लीवर, किडनी और हार्ट के मसाइल हो सकते हैं। ख़ास तौर पर हामिला ख़वातीन और ज़ईफ़ अफराद को मज़ीद एहतियात की ज़रूरत है। डॉक्टर्स का मशवरा है कि ऐसे में लापरवाही ख़तरनाक साबित हो सकती है, लिहाजा मरीज़ लापरवाही का मुजाहरा ना करें। फीवर हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर शंकर ने कहा कि हॉस्पिटल में इस महीने की 1 तारीख से अभी तक डेंगू के 19 मरीज़ रुजू हुए हैं। पोस्ट कोविड पेशेंट्स में डेंगू की शिद्दत ज़्यादा होती है। मरीज़ अपनी सेहत पर ख़ास तवज्जो दें। वो ज़्यादातर वक्त घर में ही गुजारें। अपने घरों के अतराफ़ व अकनाफ में गंदा पानी जमा ना होने दें। डॉक्टर्स का कहना है कि मरीज़ लापरवाही ना बरते, फौरी डॉक्टर से रुजू हों और डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में रहें। घरों में साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखें। कोरोना की तीसरी लहर में नए मामलों में तेज़ी से इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों में दुनिया में कोरोना के 6,40,000 मामले दर्ज किए गए। 9,251 लोगों की इन्फेक्शन से जान गई, जबकि 3,89,000 लोगों ने इस बीमारी को मात दी। जापान में ओलंपिक खेलों के बीच जुमे के रोज़ 10,697 नए केसेस दर्ज किए गए। ये पूरी वबा के दौरान जापान में एक दिन में दर्ज किए गए सबसे ज़्यादा मामले हैं। इसके चलते हुकूमत ने टोक्यो में इमरजेंसी लागू कर दी है और इसे 4 इलाकों तक बढ़ाया गया है। अमेरिका में बीते दिन
99,470 नए मामले रिपोर्ट किए गए। इससे पहले यहां 6 फरवरी को 1,09,000 मामले सामने आए थे। चीन में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखी जा रही है। राजधानी यानी दारुल हुकूमत बीजिंग समेत 15 शहर इससे जूझ रहे हैं। सरकारी मीडिया ने इसे दिसंबर 2019 में वुहान में वायरस के कहर के बाद सबसे संगीन बताया। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक मामलों में बढ़ोतरी जियांगसू सूबे की राजधानी नानजिंग के एक हवाई अड्डे से शुरू हुई, जो कि 5 दूसरे सूबों और बीजिंग कॉरपोरेशन में फैल गई। हवाई अड्डों के कई मुलाजिमीन के मुतासिर पाए जाने के बाद सभी फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया गया। नानजिंग की आबादी 90 लाख से ज़्यादा है। ऑफिशियल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ कोरोना के करीब 200 केसेस मिले हैं। वायरल जीनोम सीक्वेंसिंग में 52 मामलों में पता चला है कि नए केसेस काफ़ी एक जैसे थे। इनमें एक तरह की ट्रांसमिशन चेन पाई गई। साथ ही सभी स्ट्रेन को बेहद इन्फेक्शियस डेल्टा वेरिएंट पाया गया। बीजिंग की आबादी करीब 2 करोड़ 20 लाख के करीब है। नए मामलों की तादाद अभी सैकड़ों में है, लेकिन अलग अलग सूबों में इसके फैलने से तशवीश बढ़ गई है। अहदेदारों के लिए तशवीश की वजह बीजिंग में पिछली बार आए कहर के 175 दिनों बाद केसेस का अचानक बढ़ना है। मकामी हुकूमत ने 1 जुलाई को हुए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सेंटेनरी सेलिब्रेशंस के लिए कई महीनों तक शहर का कोरोना से बचाव किया, हालांकि अब मामले बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। यहाँ जुमे के रोज़ 41,495 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 37,306 मुतासरीन रिकवर हुए और 598 मरीजों की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मुतासरीन के आंकड़ों में 3,573 की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई। मुल्क में टोटल एक्टिव केसेस की बात करें तो कुछ तशवीशनाक आंकड़े सामने आ रहे हैं। 26 जुलाई को इलाज करा रहे मुतासरीन का आंकड़ा 3,92,000 तक पहुंच गया था। ये बीते 4 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में मुल्क में एक्टिव केसेस बढ़कर फिर से 4 लाख के पार पहुंच गए। कोविड से जूझने वाले ऐसे नौजवान जो हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के मरीज हैं, उनमें ब्रेन स्ट्रोक का खतरा जायद है। ब्रेन कम्युनिकेशंस जर्नल में पब्लिश रिपोर्ट के मुताबिक हॉस्पिटल में कोरोना से बुरी तरह मुतासिर हुए नौजवानों में स्ट्रोक के मामले देखे गए हैं। कोविड के 267 मरीजों पर हुई रिसर्च में इसकी तस्दीक भी हुई है। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक इन 267 में से 50% मरीजों में स्ट्रोक के मामले सबसे कॉमन थे। इन्फेक्शन की वजह से दिमाग में डैमेज होने की जांच में तस्दीक हुई है। रिसर्च करने वाले इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल साउथहैम्पटन की रिसर्चर डॉक्टर एमी रोस रसेल का कहना है कि कोविड के मरीजों में अलग अलग तरह की न्यूरोलॉजिकल और साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स देखे गए हैं। कुछ मरीज ऐसे भी थे जिनमें दोनों तरह की दिक्कतें एक साथ देखी गई। ये साबित करता है कि कोरोना एक ही मरीज में नर्वस सिस्टम के अलग अलग हिस्सों पर बुरा असर डाल सकता है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने 28 जुलाई को वैक्सीन का पहला डोज लिया। इसके चलते वो 29 और 30 जुलाई को पार्लियामेंट की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले पाए। ये जानकारी हफ्ते के रोज पार्टी के जराये ने दी। राहुल गांधी 20 अप्रैल को कोरोना से मुतासिर हो गए थे, जिसके बाद उनका वैक्सीनेशन टल गया था। कांग्रेस की इंटरिम प्रेसिडेंट सोनिया गांधी वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी जारी है। इसके साथ ही तालिबान मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों पर कब्जा जमा रहे हैं। तालिबान के बढ़ते दखल ने हिंदुस्तान के लिए तशवीश खड़ी कर दी है। साउथ एशिया सिक्योरिटी के रीजनल एक्सपर्ट ओलिविया गिलार्ड का कहना है कि हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी दहशतगर्दों का रीडिप्लॉयमेंट हो सकता है। इनमें लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद शामिल हैं। गिलार्ड ने बताया कि अगस्त 2019 से कश्मीर घाटी में तशद्दुद में काफ़ी कमी आई है। यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और माशी तरक्की के लिए मरकज़ी हुकूमत लगातार कोशिश भी कर रही है। दहशतगर्दों की एक्टिविटीज़ से आने वाले वक्त में कश्मीर में अमन और तरक्की के लिए हिंदुस्तान की कोशिशों को धक्का लग सकता है। गिलार्ड की तजवीज़ है कि हिंदुस्तान को कश्मीरियों का भरोसा जीतने के लिए सब्र रखना चाहिए। वहीं पाकिस्तान के अहदेदारों के साथ ताल्लुकात में काफ़ी एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। इधर अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि वो अफगानिस्तान में अमन बहाली में अपना रोल निभाए, क्योंकि वहाँ सिविल वॉर होने के काफ़ी इशारे मिल रहे हैं। अमेरिका के मुताबिक इमरान खान हुकूमत तालिबान को पुरअमन बातचीत में शामिल होने के लिए मनाने में नाकाम रही है।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।